नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका पलानंद और मेरे साथ हैं अजय और मानसी। और बाजार में जिस तरह से रिकवरी हमने देखी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हम जब आए तो उसके बाद बाजार में रिकवरी आई, निफ्टी रिकवर हुआ, बैंक निफ्टी रिकवर हुआ और आपको इस वक्त ऑटो काउंटर्स अच्छे खासे तेज दिखाई दे रहे हैं। अजय, आपकी नजर कहाँ होगी? गुड आफ्टरनून मानसी एंड प्रियंका। आज सुबह आप नहीं थी हमारे साथ, लेकिन हमारे सारे टेक्निकल पैनलिस्ट कुछ को हम वापस भी लाएंगे। यही बोल रहे थे कि जो आप 200-250 पॉइंट का करेक्शन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली बाइंग जोन है। अगर 17,000 बरकरार रहता है तो एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। वही लेवल अगर आप देखिए, आज हम 17,000 के करीब गए और बाजार में 200 पॉइंट की रिकवरी आ गई। क्योंकि एक और ख़ास बात यह है कि क्रूड ऑयल जो लास्ट 1.5 दिन से रिबाउंड कर गया था, पहले तो 130 वाला 100 के नीचे गया और फिर 100 वाला रिबाउंड करके 115 के आसपास आ गया, वो भी 5% नीचे है। तो क्रूड पे ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाजार एक नई वरी ढूंढ लेगा परेशान होने के लिए, बिकॉज मार्केट हमेशा वॉल ऑफ वरी को क्लाइम करता है। अब वॉर इतना बड़ा वरी नहीं रह गया है। हमने कल भी बताया था कि बाजार ऑलरेडी प्री वॉर लेवल्स को के पास जा चुका है और उसके ऊपर भी ट्रेड कर चुका है। अब स्टैग्फ्लेशन शायद कुछ नया इशू रहेगा। हमने देखा कल शाम को जो कमेंट्री आई थी, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऑफ द मार्केट जो बहुत स्ट्रांग है। रिलायंस को देखिए, HPB, IOC, MRPL को देखिए, आपको ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स रिकवर करते हुए नजर आए। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। केमिकल पूरा स्पेस बहुत अच्छा रिकवर कर गया, तो हम उस पर फोकस करते हैं। विराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, इक्विरिस कैपिटल के PMS को रन करते हैं बहुत ही सक्सेसफुली। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कौन से इश्यूज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। विराज, गुड आफ्टरनून। विराज, हालांकि ये बात सही है कि एक्चुअली पोर्टफोलियो स्टॉक्स, उसकी अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग ट्रैजेक्टरी, आपका रिटर्न ज़्यादा डिटर्मिन करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ फैक्टर्स इन मैक्रो इन्वायरमेंट में से उन रिटर्न्स को हैम्पर कर सकते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए शायद उनको भी नज़रअंदाज कंप्लीटली नहीं किया जा सकता। और एक फैक्टर उसमें से है ग्रोथ। ये बात बार बार अब टेबल पे आ रही है कि और बहुत सारी एजेंसीज ने इंडिया की भी ग्रोथ ट्रिम की है, 1 ईयर फॉरवर्ड ग्रोथ जैसे ग्लोबल ट्रिम हुई है। और इन्फ्लेशन के स्टिकी होने की बात आ रही है। तो अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहता है और ग्रोथ कम होती है तो कैसे स्टॉक मार्केट और इक्विटीज एंड एसेट क्लास को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये इस तरह का एनवायरनमेंट आपके व्यू में? So thanks a lot, Ajay. It's always been a pleasure to come back on your show and talk to you. तो आपने ठीक बात बोली कि इन्फ्लेशन काफी स्टिकी हो सकता है एंड उसके कारण अर्निंग्स ऑफ सम ऑफ द सेक्टर्स इम्पैक्ट हो सकती है। पर अभी हमारा व्यू ये है कि इफ यू थिंक अबाउट, अब अगर आप किसी भी स्टॉक में या पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं तो आप 2-3 साल का होराइजन सोचते हैं। अगर इन्फ्लेशन स्टिकी भी हुआ तो कुछ कंपनीज होंगी जो 3 महीने में पास ऑन कर पाएंगी, कुछ कंपनीज होंगी जो 6-12 महीने में पास ऑन कर पाएंगी, और कुछ कंपनीज होंगी जो कभी पास ऑन नहीं कर पाएंगी। उनका शायद स्ट्रक्चरली मॉडल थोड़ा डैमेज हो जाएगा या इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जो तीसरी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। जो आई वुड से फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी के स्टॉक्स हैं और जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो मेरे हिसाब से अभी एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने बोला कि जैसे शो पे आने से पहले बात हो रही थी कि FMCG सेक्टर हैज बीन पनिश्ड बिकॉज ग्रोथ भी नहीं आएगी और इन्फ्लेशन के कारण मार्जिन भी हिट होगा। अब अगर आप देखें तो प्रॉब्लम उसमें एक तीसरा ये भी है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, वो है कि वैल्यूएशन इन सबके बहुत हाई थे। अभी अगर आप 70, 75, 80 टाइम्स PE रेशियोज पे चलेंगे तो यू आर प्राइस टू परफेक्शन। उसके बाद अगर कोई भी रीजन हुआ कि भाई मतलब इन्फ्लेशन के कारण 2 क्वार्टर खराब आ गए या ग्रोथ 1-2 क्वार्टर खराब आ गए, तो आपका स्टॉक टूटना ही टूटना है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बट यही चीज अगर एक 20 PE वाला स्टॉक करता है या 25 PE वाला स्टॉक करता है, जो मेरे हिसाब से, और जिसमें भी अगर 15-20% ग्रोथ आ सकती थी, जो अभी शायद 10% हो गई है, तो उसमें इतनी गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी। उसमें शायद एक्सपेक्टेड रिटर्न विल नॉट बी हर्ट सो मच। सो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप 6 महीने का पेन ले सकते हो तो ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जो अभी फेयरली रीजनेबली वैल्यूड है, जिसमें हो सकता है कि 3 या 6 महीने रिटर्न नहीं आए, बट ये एक अपॉर्चुनिटी होगी
जो आप ऐसे स्टॉक्स कलेक्ट कर पाए और एक्सपेंसिव स्टॉक्स प्लीज ना ले, विच और वो आपका रिटर्न डिटरमाइन करेंगे ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे, इन्वेस्टर बिहेवियर पे ही बात करेंगे। आपने डिफरेंट टाइम्स फ्रेम्स में इन्वेस्टर बिहेवियर पे भी काम किया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं दो कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर और ऑफ कोर्स फॉर रीजन ऑफ देयर ओन ऐसे स्पेसेस में बात करूंगा। एक सीमेंट भी वही हाल था, वैल्यूएशन स्ट्रेच था और अर्निंग्स कैप होने लगी, वॉल्यूम्स कैप होने लगे और हमने देखा एफआई ओन भी था, बड़े वाले तो एटलीस्ट एफआई ओन ज़्यादा थे, तो उनको काफ़ी अच्छा ब्रंट मिला इस बात का। क्या वो वैल्यूएशन अभी कंफर्ट वैल्यूएशन जोन में आना शुरू हो गया है क्या आपके राय में? और इवन फॉर दैट मैटर कंज्यूमर, मैं आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ HUL की बात करता हूँ। इस समय मैं देख रहा था HUL और गोदरेज कंज्यूमर दो ऐसी कंपनी है जिनके 7 ईयर लो पे आ गए हैं फॉरवर्ड वैल्यूएशन, वर्सेस एशियन पेंट पिडलाइट बेरली 2 ईयर लो पे आया है। तो क्या ये धीरे धीरे 2800, 2900, 3000 वाला HUL 1900, क्या काफ़ी हद तक ये नेगेटिवनेस अभी धीरे धीरे इन द प्राइस हुई है फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से, या आपको लगता है कि ये हाई वैल्यूएशंस अभी और कंप्रेस हो सकते हैं दोनों स्पेसेस में? पहले मैं एक सीमेंट की बात करूंगा। तो एक है सिक्लिकल सेक्टर, दूसरा है स्ट्रक्चरली ग्रोथ सेक्टर। तो दो अलग सेक्टर्स हैं। पहले अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट, मेरे को, यू आर राइट, सीमेंट एक वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच था और उसके ऊपर उनके पेटकोक और कोल के दाम बढ़ गए, लॉजिस्टिक्स के भी दाम बढ़ गए, उसके कारण सबके मार्जिन प्रेशर में आ गए। इनफैक्ट आप देखेंगे Q4 में their EBITDA per ton will be lower by another 100-150 rupees a ton. It wouldn't surprise me. पर सीमेंट अगर आप देखें तो ऐसे ही समय पे लेना चाहिए जब वो, अगर आप किसी भी सिक्लिकल सेक्टर की बात करें, यू शुड बाय अ सिक्लिकल सेक्टर व्हेन इट इज गोइंग थ्रू अ ट्रबल टाइम एंड प्रॉब्लम एंड सेल व्हेन द बेस्ट इज फैक्टर्ड इन and the best of the price is in the action, right? So best of the action is in the price rather. So मेरे को लगता है कि आज की डेट में बड़े सीमेंट स्टॉक से लेके जैसे कि अल्ट्राटेक हो गया या छोटे सीमेंट स्टॉक जैसे हमारे पास है, और हम एंड डिस्क्लोजर ये देना चाहूंगा कि हमारे पोर्टफोलियो में बिरला कॉप है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो उनका वैल्यूएशन $70-80 आ चुका है, $80-90 ईवी पर टन, और जो इनका काफी टफ वैल्यूएशन है पिछले 10 साल का अगर अपन देखें। और अगर इनकी नई कैपेसिटी रैंप अप होती है तो हमें कोई डाउट नहीं है कि दिस will trade at $130-150 a ton over next 2 to 3 years. तो इसमें ना केवल कैपेसिटी बढ़ेगी बट यू विल आल्सो हैव ईवी पर टन व्हिच विल गो अप। ऐसी बहुत और छोटी कंपनीज भी हैं जो करेक्शन के कारण $40-50-$60 पे आ चुकी है। ये लोग भी वापस $50-60 से $100-110 जा सकते हैं इन गुड टाइम्स। तो सीमेंट जैसी सिक्लिकल कंपनी तो आपको तभी खरीदनी चाहिए जब बहुत नेगेटिव न्यूज है उसके आजू बाजू। तो आई एम श्योर कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय सीमेंट एज अ सिक्लिकल सेक्टर। अभी आपको बहुत नेगेटिव न्यूज मिलेगी बट इसीलिए ये दाम भी मिलेगा आपको। तो हम तो काफी बुलिश है, हमारे पास एक स्टॉक है बट आई थिंक एज अ सेक्टर इट लुक्स अट्रैक्टिव टू अस। अब दूसरे पे आ जाते हैं। एक आपने बोला कि गोदरेज कंज्यूमर, अब गोदरेज कंज्यूमर का आधा प्रॉफिट तो इंडिया से आता ही नहीं है, राइट? तो अगर कोई कंपनी अफ्रीका या यूएस से प्रॉफिट करती है तो आप उसको उस कंट्री का मल्टीपल देंगे ना। तो अगर आप कंबाइंड देखें तो गोदरेज ऑलवेज ट्रेड्स एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू सम ऑफ द बेलवेदर्स इन इंडिया बिकॉज a decent portion of the earnings do not come from India and it will continue to be the case, right? और उसमें अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है। तो थोड़ा ये आंकलन लगाना मुश्किल है कि इन सब का बॉटम वैल्यूएशन या बॉटम रेंज ऑफ वैल्यूएशन क्या हो सकता है। जहां तक HUL की बात कही, ऑफ कोर्स HUL इज अ बेलवेदर इन इंडिया, बट जहां तक हमारी राय है, हमको लगता है कि FMCG एज अ सेक्टर has had a great bull run over last 10 years, has had GST cut which they have not passed on, have had a income tax rate cut which has boosted their earnings, and the PE ratios have multiplied at, like, even after this fall over last 10 years HUL's PE would have compounded at single digit CAGR, right? Not one time, compounded at single digit CAGR. तो आई थिंक वो 20-22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड हुआ करता था जो अभी 50 टाइम हो गया है। तो अभी भी हमारे हिसाब से डिसेंट फ्रॉथ है। डिसेंट फ्रॉथ तो नहीं बोलूंगा बट
यहाँ से लंबा पैसा बनना हमें मुश्किल लग रहा है, स्पेशली गिवन द एनवायरमेंट एंड नियर टर्म चैलेंजेस। हो सकता है कि यहाँ से अगर 2 क्वार्टर बाद थिंग्स लुक ओके, इट मे स्टिल गिव यू डिसेंट रिटर्न, राइट? पर हम उस कैटेगरी में नहीं खेलना चाहते जहां पे वैल्यूएशन हमारे फेवर में नहीं है। बिल्कुल विराज, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स सीमेंट और एफएमसीजी पर डिटेल्ड अप्रोच आपका हमने यहाँ पर जाना, लेकिन साथ ही जब सेक्टर स्पेसिफिक बात हो ही रही है तो 2 और सेक्टर्स हैं, आईटी और मेटल, जिस पर आपके आउटलुक हम जानना चाहेंगे। आईटी पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि जहां बाजार में हम पिछले 2 सेशन से काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स देख रहे हैं, आईटी स्पेस परफॉर्म कर रहा है और मेटल स्पेस में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करते हैं इन सेक्टर्स को, आपकी राय इन 2 सेक्टर्स पर कैसे है? So IT, I think, so we are slightly negative on IT. I think the top line growth is going to be fantastic. इनकी top line growth में कोई 2 राय नहीं है, but the amount of wage hike जो इनको देना पड़ेगा, I think IT में पहली बार ऐसा हो रहा है कि supply side issue हो रही है, demand side से ज्यादा supply side issue है, which will hurt the margins of all the IT companies. और उसके बाद अगर अपन देखें तो these are all trading at like बेस्ट ऑफ लास्ट 5-7 ईयर मल्टीपल। तो अगर उसमें ऐसा लगेगा कि भाई मार्जिन 2-3 टका 4 टका कंप्रेस हो सकते हैं, जैसे लार्ज कैप के 1-2-3 टका हो गए और मिड कैप के 4-5 टका मार्जिन अगर कंप्रेस हो गए, यहाँ से 4 टका भी हो गए, तो इट विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द वैल्यूएशन इज व्हाट वी बिलीव। तो यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं लग रहा। Though the sector is a bellwether sector and will continue to do very well, but from a revenue perspective, but from a bottom line and from a valuation perspective, हमें लगता है कि यहाँ पे cautious रहना ज्यादा बेटर है हमारे लिए और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। राइट, एक और चीज, गुड आफ्टरनून विराज, प्रियंका यार, एक और व्यू आपसे मैक्रो फ्रंट पे एक्चुअली लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एफआईज ने सिर्फ 2 दिन की ही उनकी बाइंग फिगर आई और उसके बाद कल फिर हमने एक सेलिंग का आंकड़ा देखा, और बहुत समय से ये एक बात भी है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू चाइनीज और साउथ कोरियन ईटीएफ्स। अगर आप डेटा पॉइंट्स पे देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स के जो ईटीएफ्स हैं उनमें लगभग $1.5 बिलियन से ज्यादा का फंड्स जा चुके हैं। व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दैट? क्या ये ट्रेंड ही है, जो यही ट्रेंड कंटिन्यूड होता हुआ दिखाई दे रहा हो, क्योंकि एफआईज आर स्टिल नॉट टर्निंग बायर्स हियर? सो अगेन मैं इसमें ज्यादा स्पेशलिस्ट हूं नहीं, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना, बट सी अगर आप लॉजिकली सोचे तो इंडिया ट्रेड्स एट अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम टू सम ऑफ दीज सेक्टर्स। इंडिया यूज्ड टू probably trade at like a 30% premium, now it trades like at a 50-55% premium to some of these countries because they have fallen even more, right? And we've actually not fallen. In dollar terms, we've outperformed all of these countries significantly. तो मैं भी अगर मल्टी कंट्री इन्वेस्टर होता तो मैं सोचता कहाँ पे ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि अपन एज एन इन्वेस्टर हम कंट्री के अंदर ये करते हैं, उनके पास ज्यादा कंट्रीज हैं, ज्यादा सेक्टर्स है सोचने के लिए, तो ये काफी लॉजिकल है वो जो कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, बट आई थिंक दे आर मोर काउंटर सिक्लिकल, प्रो सिक्लिकल। तो जब अभी लग रहा है कि इंडिया में थोड़ा अर्निंग्स चैलेंज है और ऑयल थोड़ा $100 के ऊपर है, तो इंडिया का नेक्स्ट 1 साल थोड़ा एवरेज रह सकता है, तो दे would take money out and put money where the valuations are in their favor. Or I think when going gets good, probably a year down the line, they'll be the first ones to enter. So, and which at that point will give a significant fillip, क्योंकि तब तो ये शेयर बचे नहीं होंगे लेने के लिए, तो उनका अपॉर्चुनिटी सेट हमसे काफी ज्यादा है, which is why probably they are buying something which is more cheaper है। राइट विराज, एक आखिरी सवाल, आपने अपने पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर काफी वेट दे रखा है और आपको लगता है कि कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग इज अ मल्टी ईयर थीम जो टेक ऑफ स्टेज में है इंडिया में इस समय, तो अगर आप शेयर कर सकते हैं कि किस तरह की कंपनीज में आपने एक्सपोजर लिया हुआ है और आप इस कैपेक्स थीम पे कितना कन्विंस्ड हैं? So, I mean, again, I think from a 3-5 year perspective, very bullish. If you look at order intake of companies or some of these sectors till February, it was extremely good. मार्च में काफी क्या हुआ है कि स्टील के दाम बढ़ गए हैं, बहुत चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो
केपेक्स की वैल्यू थोड़ी काफी बढ़ गई, तो लोग शायद 1-1.5 महीने से थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। बट हमें लगता है कि जब तक डिमांड पुश आता रहेगा, जो अभी इंडिया में आ रहा है, तो तब तक केपेक्स होता रहेगा ना। सम ऑफ दीज कंपनीज, और इसमें आप शॉर्ट साइकिल ले सकते हैं जो कंज्यूमेबल सेक्टर्स हैं, या थोड़े लॉन्ग साइकिल ले सकते हैं जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी है। आप वो देख सकते हैं, सीमेंट प्लेयर्स देख सकते हैं, केबल्स एंड वायर प्लेयर देख सकते हैं। तो आई थिंक अक्रॉस द वैल्यू चेन इसमें बहुत कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही है, उसमें काफी ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता है इन सब कंपनीज में, और ये सब एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप देखें कुछ कंपनीज तो अपने 10 साल के लो वैल्यूएशन पे चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ गिविंग गुड प्रॉफिट्स फॉर FY22। तो मेरे को लगता है ये थीम शुड डू सिग्निफिकेंटली वेल ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years है। ऑलराइट विराज, विल लेट यू गो। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मार्केट पे अपनी व्यूज शेयर करने के लिए। विराज मेहता, इक्वेरिस कैपिटल के। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, इनफैक्ट जो विराज बता रहे थे कि या तो हायर प्राइसेस की वजह से थोड़ा कैपेक्स डिफर होगा या कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड प्राइस हाइक्स लेंगी, लेकिन कितनी प्राइस हाइक्स इस एनवायरनमेंट में पॉसिबल है? अभी आप देखिए फ्लैशेज आएंगे आपके स्क्रीन पे टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर्स डेज हाई पे है, उन्होंने 4th प्राइस हाइक ली है, वो भी अपने सीवी डिवीजन में। सीवी डिवीजन जो कि ट्रक्स और मिड साइज ट्रक्स की बात कर रहे हैं हम। वहीं कल शाम को HUL ने बताया कि प्राइस हाइक करना वो चाहते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं वो प्राइस हाइक को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं और परचेज डिसीजंस को टाल रहे हैं। विनी इनफैक्ट हमारे साथ हैं उस कमेंट्री को लेके हमें समझाने के लिए। विनी बताइए। तो HUL की बात करें और उसके एनालिस्ट मीट में आपने सही कहा, चेतावनी दी है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा ये, महंगाई की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है FMCG कंपनीज पे, दूसरी कंपनीज पे भी। पर HUL ने क्या हाईलाइट किया कि ये इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से अपने कंजम्पशन, जो कंज्यूमर्स की कंजम्पशन है वो उस पर भी इम्पैक्ट हो रही है, ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट हो रही है। उन्होंने बोला उन्होंने ग्रोथ भी काफ़ी फ्लैटिश देखा हुआ है, Q4 में अब तक जो ग्रोथ दिख रही है वो काफ़ी फ्लैट है। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट किया और बताया है कि जो वॉल्यूम्स है, अब वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट दिखाई दे रही है ये महंगाई की ना। वॉल्यूम्स जो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैन और फेब में, तो डिक्लाइन देखी है। तो ओवरऑल हम देखें तो Q4 में भी उसकी डिक्लाइन ही दिखेगी। ओवरऑल उन्होंने ये भी बताया है कि डाउन ट्रेडिंग दिख रही है उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स में, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उस पर तो कंज्यूमर्स थोड़ी बंदी लगा के रख रहे हैं। उनकी जो खर्चे की डिस्पोजेबल इनकम थी वो अभी कम होती दिखाई देगी क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा डाउन ट्रेडिंग तो दिखेगा ही। और यूक्रेन और रशिया की जो क्राइसिस है उसकी वजह से तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इन्फ्लेशन का प्रेशर तो बढ़ ही रहा है और उसकी वजह से मार्जिन्स प्रेशर में थे लास्ट क्वार्टर, अब और भी प्रेशर में रहेंगे। और प्राइस हाइक्स भी कितनी ले पाएंगे, थोड़ी ले चुके हैं वो लोग, पर इससे ज़्यादा कितनी ले पाएंगे वो भी एक सवाल उठता है। पर अब तो उन्होंने कंजम्पशन पे भी थोड़ा इम्पैक्ट देखी है और वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट देखी है, और ये बड़ी चेतावनी दी हुई है FMCG ने अपने एनालिस्ट मीट में। ऑलराइट, थैंक्स विनी इस डिटेल्स के लिए। तो अब से कुछ देर में हम एक एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, उनसे व्यू भी लेंगे कि FMCG पैक और स्पेसिफिकली इन स्पेसिफिक HUL पे। HUL की अगर बात करें अजय, इनफैक्ट जिस तरह से यहाँ एनालिस्ट मीट में भी बात हुई थी कि जो वॉल्यूम है वो तो फ्लैट दिखाई दे रही है। वॉल्यूम ग्रोथ एक्चुअली जो लास्ट क्वार्टर्स में आप बात करें, जनवरी फरवरी लास्ट मंथ्स की बात करें, उसमें भी वहाँ फ्लैटिश एक ट्रेंड दिख रहा है। प्लस उनके जो लोअर SKUs हैं वो अभी फिलहाल वहाँ सेल्स चैलेंजेस आ रहे हैं। तो क्या कंपनीज को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यहाँ रीचेक करनी चाहिए? देखिए, कंपनी इसमें एक ही स्ट्रैटेजी है, प्राइस हाइक करिए, और प्राइस हाइक ज़्यादा स्टीप हो जाएगा तो बाजार में माल कोई खरीदेगा नहीं। आप इसका 1 ईयर ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, वो ज़रूरी है देखना कि ये प्रेशर आता हुआ दिख रहा था बाजार को। ये कमेंट्री में हम बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन आप 1 ईयर ग्राफ HUL का लेके आइए, 3000 वाला 1900 हो गया। तो ये बात ऐसा नहीं कि बाजार को इसकी खबर नहीं थी। पिडलाइट, एशियन पेंट्स, बाकी स्टॉक्स को लेके आएंगे तो आज आपको प्रेशर में दिखेंगे। और हम अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये अपने ट्रफ वैल्यूएशंस पे आ गए? पिडलाइट तो बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, एशियन पेंट्स भी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है टॉप से। अगर आप देखें अभी भी आपको 26% रिटर्न दिख रहा है एशियन पेंट्स में, लेकिन HUL और गोदरेज कंज्यूमर अपने टॉप से काफ़ी कंफर्टेबली नीचे हैं। ऑलराइट, शिरीष परदेशी जो हैं वो 1 मिनट के अंदर आएंगे।
उससे पहले मिड कैप्स में मानसी आपको क्या नजर आ रहा है मिड कैप चार्ट्स में? क्योंकि जो रिकवरी आई है, हमने बहुत जबरदस्त रिकवरी देखी है लास्ट अपने डेज लो से। फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में बॉटम बन गया था बाजार का, वो देखिए मिड कैप इंडेक्स आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल, और इनफैक्ट जब बाजार में ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिख रही थी तब एक्सपर्ट्स से भी जब बातचीत हम कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स और दिग्गज एक्सपर्ट वॉइसेस भी जो बता रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप को व्यू करने का अब समय आ चुका है। मिड कैप स्पेस में अगर आप देखेंगे इंडेक्स तो आप देख ही रहे हैं अब करीब हरे निशान के साथ हर रोज ट्रेड करता हुआ दिखता ही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे एक स्पेस है अजय जो मैं आपको आप तक हाईलाइट करना चाहूंगी, डिफेंस स्पेस। और उसमें अगर देख लें HAL का चार्ट स्ट्रक्चर आज परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन लगातार हमने HAL में देखा है फंडामेंटली भी कई सारे न्यूज आते हुए दिखे हैं और टेक्निकली भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिली है। इसी की तरह भारत फोर्ज भी अगर देखेंगे वहां पर भी अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। तो डिफेंस स्पेस है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक ऐसा स्पेस जिस पर ज्यादा डिस्कशंस नहीं होती, लेकिन वहां पर भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज नजर आ रहा है। इसके अलावा अदानी, टोटल, L&T फाइनेंस, भारत फोर्ज जैसे कि मैंने कहा, ICICI सिक्योरिटीज और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि काफी अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो हैं वो अच्छी बढ़त के साथ काम कर रहे हैं। आइए शिरीष को भी जोड़ लेते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। शिरीष, हम बात कर रहे थे अभी विराट से भी, ये जो कमेंट्री कल आई है HUL से, इसको आप पर्सपेक्टिव में हमारे लिए रखिए और जो वैल्यूएशंस हैं HUL के, क्या इस समय अट्रैक्टिव हो गए हैं? क्योंकि आज नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, आप कैसे एनालाइज करें? क्या इसके अंदर एक वैल्यू कंफर्ट आ गया है अब? देखिए, दो चीजें हैं अभी इस टाइम पर। एक तो इन्फ्लेशन जो है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, तो वो कहाँ जाके थमेगा वो पता नहीं। दूसरी बात जो है कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो अभी लोग बिल्ड कर रहे हैं कितना आ सकता है, बट जहां तक मेरा ख्याल है कि वो इम्पैक्ट अभी तो नहीं हिट करेगा, क्योंकि Q1 में उसका इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। जो तीसरी चीज है कि आज जो फियर है और पीपल ट्राइंग टू मिटिगेट द रिस्क, तो ये रिस्क जो है लोगों की संभावना है कि आगे चलकर जो प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं उससे काफी हद तक डिमांड भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, इसकी वजह से ये जो स्टॉक में थोड़ी वीकनेस दिख रही है, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय बनती हुई और इनफैक्ट FMCG स्पेस की अगर बात करें शिरीष जी, काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनियों के प्राइजेस में, कंपनियों के कारोबार में भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मार्जिन्स की अगर बात करें, ऑलरेडी प्रेशर यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। कंज्यूमर कंपनीज में पिछले कुछ सालों में मार्जिन्स में प्रेशर हमने देखा है, ये अगर और ज़्यादा सर्ज होता हुआ दिखता है और अब क्योंकि प्राइस हाइक की सिचुएशन भी आती हुई दिख रही है, FMCG स्पेस के लिए कितना ज़्यादा सीरियस या कंसर्न से आपको नजर आ रहे हैं फिर? मेरा मानना है कि यदि आप जो पिछले 25-30 साल की कहानी जब देखेंगे हर एक कंपनी के लिए, और इस टाइम पर जो अनप्रेसिडेंटेड जो इन्फ्लेशन है वो करीब 20% से ऊपर चला गया है। आप 2008 और 9 की भी बात करें तो इन्फ्लेशन 12-13% से ज्यादा नहीं था। आज के तारीख में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप प्राइस इंक्रीजेस तो ले सकते हैं, बट कंज्यूमर वो प्राइस इन्फ्लेशन डाइजेस्ट करेगा कि नहीं। सो एक मेरा जो नजरिया है, जो मैंने सीखा है पिछले 25-30 सालों में, कि आम जनता मानती है कि इन्फ्लेशन है 5 से 7% तक का इन्फ्लेशन वो डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इन्फ्लेशन है तो उसका भी इफेक्ट होने वाला है। सो आई थिंक आज की तारीख में कंपनी की आगे ये भी समस्या है कि यदि मार्जिन प्रोटेक्ट करना है तो इन्फ्लेशन का हम इम्पैक्ट देखेंगे, तो प्राइस इंक्रीजेस से केवल एक नजरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आज की तारीख में आज कोविड का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी लोगों के दिमाग में थोड़ी अशांति है, थोड़ा इशू है कि ये डिमांड कैसे सुधरेगा। तो आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है तो हम प्राइस इंक्रीज बढ़ा सकते हैं।
ऑलराइट, ठीक है मिस्टर शिरीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, इस पूरे सेक्टर स्पेसिफिक पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए हमसे शुक्रिया। एक बार चलिए मार्केट्स पर लौटते हैं और हमने देखा जिस तरह की रिकवरी दिखी है, एक शार्प रिकवरी दिखी है, लेड बाय लॉट ऑफ स्टॉक, लेकिन स्पेसिफिकली वी हैव टू टॉक अबाउट रिलायंस। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भी अब जुड़ गए, हमारे साथ अजीत मिश्रा भी हैं, रोहित शिंगरे भी हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। अजीत, सबसे पहले आपका व्यू, 17,100 बड़ा सपोर्ट था, उसके ऊपर अगर बाजार आया तो बुलिश टर्न हो जाएगा, वो क्लियरली हमने अब देखा भी। रिलायंस ने इस रिकवरी में काफी कंट्रीब्यूट किया है, अब आगे आप क्या मूव देख रहे हैं? क्या हम क्लियरली अब बुलिश ट्रेंड में हैं? सो बेसिकली देखिए, जिस तरीके से मार्केट को 2 हफ्ते की तेजी के बाद कल का सेशन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वाला रहा। आज के सेशन में इनिशियली बायस प्रॉफिट टेकिंग साइड पे ही था, बट जो रिकवरी आई है वो काफी स्ट्रांग रही है। नो डाउट इंडेक्स मेजर्स में रिलायंस, आईटी मेजर्स और जो बैंकिंग में भी रिकवरी आ रही है, इनफैक्ट वो काफी स्ट्रांग दिख रही है। बट मेरे हिसाब से एक डिसाइसिव मूव के लिए 17,350 के लेवल को क्रॉस करना निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब जाके आप 17,500, 17,700 तक के लेवल्स आप इंडेक्स में देख सकते हैं। प्रॉब्लम एरिया मेरे हिसाब से अभी भी बैंकिंग ही बना हुआ है, जब तक कि 36,600 37,000 का जोन है, जब तक उसको डिसाइसिवली हम बैंकिंग में क्रॉस नहीं करते हैं बैंकिंग इंडेक्स में, तब तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पर रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, वहां पे काफी अच्छे मूव्स हैं। ठीक है, ऑलराइट, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, आपकी स्टॉक रिकमेंडेशन भी लेंगे, लेकिन एक बार और इंडेक्स पे व्यू रोहित शिंगरे का भी ले लेते हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून। 17,400 की चाल अब क्या लगती है, डायरेक्टली मार्केट इज हेडेड टुवर्ड्स इट, जिस तरह से एक यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी निफ्टी पर, आपको क्या व्यू होगा इंडेक्स पे? दोनों इंडेक्स पे शेयर कीजिएगा प्लीज, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगेन जो अजीत जी ने कहा है मैं काफी हद तक अग्री करता हूं। 17,350 एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। आप कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक लेवल भी हो सकता है ऊपर के साइड में, बिकॉज जो हिसाब से हम लोगों ने नीचे से जो बाउंस देखा है नियरली 17,000 से, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थमता हुआ दिखेगा। अगर किसी ने नीचे से बाय किया तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको ये लेवल पर करके चलना चाहिए। फ्रेश जो पोजीशंस बनेगी अब वो बनेगी 17,350 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 17,350 का लेवल जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा फिर हम लोग फ्रेश डिप्लॉय के बारे में सोचेंगे। बट मुझे लग रहा है कि एज ऑफ नाउ जिन्होंने नीचे बाय किया थोड़ा बहुत आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, और जैसे 17,350 क्रॉस करेगा फिर आप वापस फ्रेश लॉन्ग्स एड ऑन करके चल सकते हैं। तो 17,350 एक काफी क्रूशियल हर्डल रहेगा, उसके ऊपर ही फ्रेश तेजी होगी प्रियंका। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो अगेन यहाँ पर भी अगर मैं हर्डल की बात करूं तो 36,400, 36,600 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको निफ्टी बैंक भी थमता हुआ दिखेगा। तो ये जो एक जोन है 200 पॉइंट का 36,400, 600, यहाँ पर अगेन आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। और कोई भी डिप आती है वापस करीब 35,850, 35,900, वहां पर आपको फ्रेश लॉन्ग्स करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इन नटशेल दोनों इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, आइदर आपको डिप का इंतजार करना चाहिए या फिर फ्रेश ब्रेकआउट्स जो 17,350 के ऊपर रहेगा तब हम लोग बाय करके चलेंगे। तो क्लियरली फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार करना है फिलहाल। अगर पोजीशन से तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है, फ्रेश लॉन्ग से फिलहाल दूर रहने की राय। लेकिन हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। बाजार में क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली है। सुबह जब हम बात कर रहे थे कंसर्न्स थे, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से बाजार में रिएक्शंस दिख रहे हैं, आपकी राय इंडेक्स पर क्या है? धन्यवाद मुझे शो में इन्वाइट करने के लिए मानसी जी। पहला तो इंडेक्स स्पेसिफिक बताऊंगा कि 2 इंपॉर्टेंट आज चीजें हुई है इंडाइसेस पे। पहला तो जो अप गैप था 2 दिन पहले जब मार्केट्स गैप अप खुले थे तब 16,980 टू बी प्रिसाइज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था गैप का। आज जब हम रिट्रेसमेंट देख रहे हैं तो इंडाइसेस ने लगभग वो गैप को क्लोज कर दिया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। ये जल्दी इंडिकेट करता है कि बुल स्ट्रेंथ इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड जब हम गैप को लगभग फिल कर लेते हैं, पूरा फिल नहीं करते और अगर पार्शियल फिल कर लेते हैं और उसके बाद रिकवरी आती है तो इंडिकेट करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक बेस जोन बन गया इंडाइसेस के लिए। जो सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे मायने से आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने 200 डीएमए को भी आज वापस से टच किया है इंडाइसेस पे। तो 17,507 के आसपास 200 डीएमए था और इंडेक्स की लो आज जो थी वो भी 17,607 के आसपास है। तो हमने वो भी एक मीन रिवर्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी आई है। रिलायंस ने चार्ज वापस से लीड किया है। आईटीसी जो हमने आई थिंक लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी सारे लार्ज कैप नेम्स है
जब ये लार्ज कैप नेम्स वापस आते हैं और इंडाइसेस में एक गैप की फिलिंग की एक्सरसाइज हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं कि एक क्लासिकल बॉटम फॉर्मेशन जैसे एक प्रोसेस बन जाता है और वहां से मार्केट वापस से अप ट्रेंड हो जाता है। तो मेरे अनुमान से 17,000 का एक क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रख के ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं इंडाइसेस एज वेल एज स्टॉक्स पे। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय कुणाल की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पिक्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक वो भी जान लेते हैं। अजीत, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? तो देखिए, पहला तो वो स्टॉक जहां पे कि पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा था अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, मैं बात कर रहा हूं टाइटन की। ऑलमोस्ट एक 500 पॉइंट की रेंज में बेसिकली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऑफ लेट इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। 2 दिन में एक मार्जिनल पुल बैक देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपने स्टॉक को मिस कर दिया है पहले तो टाइटन को लॉन्ग कर सकते हैं आप 2620 के स्टॉक के साथ 2900 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक मेरा उस सेक्टर से जहां पे कि काफी ज्यादा ट्रैक्शन है, आईटी। तो बिरला सॉफ्ट को आप देखें, इस स्टॉक में भी काफी अच्छे करेक्टिव मूव के बाद एक बहुत नैरो कंजेशन जोन में ट्रेड कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम 10 डेज एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल ऑलरेडी है। तो इंडिकेशन तो ये है कि ये मूव थोड़ा सा यहाँ से और एक्सटेंड होना चाहिए और नियर टर्म में आप 500 तक के टारगेट्स में वेट कर सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट को भी आप लॉन्ग करेंगे 440 के स्टॉप के साथ। ऑलराइट, सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम और पिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़रूरी है इस समय ये मार्क करना कि अगर आप चेन्नई पेट्रो को देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखें, MRPL को देखें, आपको दिखेगा 3-4% का मूव। और वो इसलिए है कि मोतीलाल ओसवाल ने आज एक रिपोर्ट निकाली और उसमें बताया कि किस तरह रिकवरी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में बरकरार है। ये बहुत ज़रूरी बताना कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो 1/3 बिजनेस है, चेन्नई पेट्रो 6.5% ऊपर हो गया है। सुबह जब ने मार्क किया था, वो जो हरी कैंडल आप देख रहे हैं ओपनिंग शो में, तब ये 1.5% ऊपर था। सौमित बताएंगे हमें कि क्या बताते हैं मोतीलाल के एनालिस्ट। वैसे ये मल्टी ईयर हाई के ऊपर अब आ गए हैं रिफाइनिंग मार्जिन्स, सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन्स। सौमित बताइए। अगर आप देखते हैं तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो कि एशिया का बेंचमार्क है जब हम रिफाइनिंग मार्जिन्स की बात करते हैं, तो वो अभी $12.5 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अगर इसको हम पिछले 5 दिन के एवरेज के सामने कंपेयर करते हैं तो वो करीब $7.7 पर बैरल का एवरेज था। तो उसके सामने अच्छा खासा हमें अपमूव देखने को मिला है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में। और इसी कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, MRPL और चेन्नई पेट्रोकेमिकल, जैसे आपने कहा, ये सारे शेयर्स में हमें अच्छा खासा गेंस देखने को मिला है। अब ये गेंस क्यों देखने मिला है? क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने से जो रिफाइनर्स का अर्निंग होता है एवरी बैरल ऑफ क्रूड को प्रोसेस करके, वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादा रिफाइनिंग मार्जिन का मतलब होता है ज़्यादा अर्निंग्स फॉर ऑयल रिफाइनर्स। अब मोतीलाल ओसवाल के नोट में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहा है और वो कह रहे हैं कि $1 प्रति बैरल से अगर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो एबिटा है उसमें करीब 4,000 करोड़ रुपीज़ का ग्रोथ देखने को मिलता है। और इसी कारण हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में करीब 2-2.5% का मूव देखने को मिला है आज के ट्रेड में। बट याद रखिएगा कि ये जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है, इसमें हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी दिख रहा है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस भी काफ़ी वॉलेटाइल रह चुके हैं। पास्ट में हमने अराउंड 10 मार्च के आसपास जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन देखा था वो करीब $16-17 पर बैरल तक पहुँच गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्राइसेस कम हुए हैं और अभी करीब $12.5 के आसपास है। और अगर अब Q3 का एवरेज पूरा देखते हैं तो करीब $7.5 to $8 के आसपास चल रहा है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो कि थर्ड क्वार्टर के सामने जो करीब $6 था, उसके सामने भी अच्छा खासा गेन हमें देखने मिला है ऑन एन एवरेज फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो इससे बात से एटलीस्ट इतना मालूम पड़ जाता है कि जो रिफाइनिंग बिजनेस होगा इन कंपनीज का, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है फोर्थ क्वार्टर में। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सौमित। कुणाल की बात वापस आते हैं। कुणाल, रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे में आप लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे? किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज हैं आज आपके रेडार पे? तो मैं मिक्स करूंगा लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में। पहला तो जो रहेगा वो रहेगा ITC पर। अजय, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीक भी इसके बारे में बात की थी। मेरे अनुमान से आई थिंक ये बहुत डिफरेंट टाइप की रैली हम देख रहे हैं ITC में। ऐसी टाइप की कंसिस्टेंट रैली, अगर हम चार्ट्स की बात करें तो लास्ट 15 कैंडल्स की बात करें तो एक बहुत ही कंसिस्टेंट और दमदार परफॉर्मेंस ITC में नजर आ रहा है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये एक साइन हो सकता है कि स्टॉक अपने न्यू ट्रेंड पे आ जाए। 265 का जो मैं लक्ष्य रखा था मैं मेंटेन करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 244 का।
L&T फाइनेंस जो एक कॉल था जो मैंने कल भी सुदेश पे दिया था, वो भी एक चार्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि टर्न अराउंड का। सो वॉल्यूम्स, क्लासिकल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स और प्राइस वाइज ब्रेकआउट, काफी सारे पैटर्न्स को सक्सेसफुल किया है। तो मेरे अनुमान से L&T फाइनेंस यहाँ से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 80 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, और स्टॉप लॉस यहाँ से रख सकते हैं 72.5 का। All right, Kunal, of course, nice calls. Thank you so much for being on show with us today और आपके calls और strategy हमारे viewers के तक शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो L&T फाइनेंस अब भी यहाँ मोमेंटम दिखता है, ITC पर बुलिश है और साथ ही रिलायंस पर भी बुलिश है। कुणाल, एक बार ये देख लेते हैं कि रोहित इस वक्त किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं। रोहित बताएं। प्रियंका, जो मेरा पहला कॉल रहेगा वो रहेगा महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के सेशन के अंदर हम लोग को देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकला है। वॉल्यूम एक्टिविटी इंटरेस्टिंगली काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखकर चलना चाहिए MHRIL के अंदर। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है करीब करीब 255-265 के जोन में देखने को मिल सकता है। तो MHRIL के अंदर पोजीशन लेवल पर बाय करने की सलाह रहेगी और आपका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो रहेगा 222 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो महिंद्रा हॉलीडे मेरा पहला स्टॉक रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मेरा रहेगा वो रहेगा अरविंद फैशन। अगर आप इसका आवरली चार्ट देखें तो आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वॉल्यूम एक्टिविटी ड्यूरिंग द ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग थी, थोड़ा करेक्शन आया है। मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में बैठ रहा है। यहाँ पर भी बाय करने की सलाह रहेगी 273 एक क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 273 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आपको जो देखने को मिल सकता है वो करीब करीब 300 और उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो MHRIL और अरविंद फैशन ये दो मेरे पिक रहेंगे प्रियंका। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर मिड कैप स्पेस से अपनी दूसरी कॉल्स लेते हुए जहाँ पर उन्हें ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ क्लियरली अगर आप इस वक्त निफ्टी पर देखें तो आपको टॉप गेनर्स में आपको रिलायंस, ITC, टाटा मोटर्स ये स्टॉक्स दिखाई देंगे। ONGC आपको दिखाई देगा और दिखेगा टेक महिंद्रा भी। हम देख रहे हैं क्योंकि अब IT पैक में भी ना अजीत मिड कैप IT, स्मॉल कैप IT वहां पर एक चर्निंग हो रही है। लाइक लार्ज कैप IT में तो बाइंग हो ही रही थी, अब मिड कैप और स्मॉल कैप IT पैक में भी बाइंग देखने को मिल रही है। किस तरह का व्यू बन रहा है आपका? जैसे बिरला सॉफ्ट तो मैंने रिकमेंड किया ही है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा को आपको जरूर फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक करीब 2.5% ऑलरेडी ऊपर है, बट पिछले अगर 6-7 दिन का आप मूव देखेंगे तो एक बहुत नैरो से रेंज में करीब 1480 1550 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। बट इम्पोर्टेंट ये था कि इस पूरे ड्यूरेशन में इसने जो अपने मूविंग एवरेजेस का जो रिबन है वो उसके स्ट्रांगली होल्ड किया। 1470 का लेवल है वो, जहां इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ट्रैक्शन दोबारा से IT स्टॉक्स में लौट रहा है, तो यहाँ पे भी आपको बाइंग इंटरेस्ट दिख रहे हैं। तो कल के सेशन में हो सकता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करे और नियर टर्म में करीब 16 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी लॉन्ग जाने की रिकमेंडेशन होगी 1490 के स्टॉप के साथ। राइट, जेंटलमैन स्टे विद अस। अभी हम आपसे कैपिटल गुड्स और पावर यूटिलिटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, क्योंकि प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे इंडिपेंडेंट पावर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ेंगे। और वो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ये लेके आ रहे हैं कि अब पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में शायद PLI आएगा। आपको मालूम होगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है पावर इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स के पार्ट्स का बाहर से, और अब हम उस डायरेक्शन में भी PLI और आत्मनिर्भर होने की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यही एक्सक्लूसिव स्टोरी प्रकाश लेके आए। प्रकाश, पहले आपके पास जाते हैं, उसके बाद हम इंडिपेंडेंट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बात करेंगे। पहले आप बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए खासकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि उससे संबंधित जो रणनीति है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो खासकर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेगमेंट के इक्विपमेंट्स हैं और सरकार की योजना ये है कि अगले 10 साल में करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसे इक्विपमेंट्स की लिस्ट भी तैयार की है जिसकी बड़ी संख्या में जिनका आयात किया जा रहा है और करीब 11 ऐसे इक्विपमेंट्स की पहचान की गई है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अगले 10 सालों में बड़े पैमाने पर की जाएगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने के लिए जो मौजूदा नियम है उसमें कई तरह की ढील देने की रणनीति तैयार की है और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे।
जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि डोमेस्टिक कंपनियों को फायदा हो। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उनके लिए जो प्री क्वालिफिकेशन क्लॉज होते हैं उसमें भी ढील दी जाएगी ताकि इनके प्रोडक्ट्स को जो है वरीयता दी जाए। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स यहां कंपनियां आयात कर रही हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो 5 सालों तक बढ़ाया जा सकता है ताकि जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स हैं उनको फायदा हो। जहां तक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात है, ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि शुरुआती 5 सालों तक जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उन्हें टैक्स हॉलिडे दी जाए। साथ ही साथ उनके एक्सपोर्ट इनकम पे 100% टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाए। यह सिफारिश जो है ऊर्जा मंत्रालय ने की है और अब हमें यह जानकारी मिल रही है कि इसको अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इस पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट प्रकाश। हैरी धौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैरी, ये जो हमारे सहयोगी ये स्टोरी लेके आए थे कि पीएलआई अब पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लेवल में आएगी और वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकती है, आप ही क्या व्यू है इस पर और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी ये बना सकता है ये पॉलिसी मेजर इंडियन पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए? देखिए, भारत सरकार का ये जो स्टेप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। नॉट जस्ट कि आप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट पर डिपेंड करेंगे पावर इक्विपमेंट्स के लिए तो हमेशा, जैसे आपके अभी रिसेंटली यूक्रेन क्राइसिस के बाद उससे थोड़ा पहले भी आपको पता है कि सबको पता है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई जिसका इफेक्ट गाड़ियों पे पड़ा, सेल ऑफ कार्स, सेंसर्स नहीं मिल रहे, कंप्यूटर्स पे इफेक्ट पड़ा, प्रोडक्शन पे। तो डिसरप्शन ऑफ शैल वी से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नंबर 2, आपको याद होगा सुएज कैनाल में एक कश्ती फंस गई थी और वो शिप को निकालते निकालते कुछ दिन लगे, शायद अरसा लगा, उसमें मोटर व्हीकल डिलीवरीज अमेरिका में और यूरोप में बंद हो गई क्योंकि उस शिप के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जिसके बिना वो गाड़ियों की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हैं तो सरकार ने इसमें 2-3 चीजें करी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, उसके लिए वो आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, और अगर आप उसको बना के एक्सपोर्ट करें उसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी दे रहे हैं। और इन द मीन टाइम अगर कोई बाहर की कंपनियां डंपिंग करती हैं, जैसे हम कहते हैं, सस्ता माल फेंकती हैं, तो उसके लिए आपने उनको भी डिटर करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। अभी इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक मैन्युफैक्चरर के लिए? और ये इंसेंटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हैरी, आज समय देने के लिए, अपना रिएक्शन हम तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इन स्टॉक्स पर नजर भी डाल लेते हैं, कौन से हैं स्टॉक्स और किस तरह की मूव या फिर यहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। सीमेंस, एबीबी, थर्मैक्स, हेवल्स, सीजी पावर, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो इस स्पेस में डील करते हैं। आप कहाँ मूवमेंट देख रहे हैं अजीत? क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ इन स्पेस पे दिख रही हैं? आप ये देखें भी, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप देखें थर्मैक्स में किस तरह का मूव है, एक बड़ी बुलिश कैंडल्स आपको लास्ट कुछ 2 मिनटों में ही दिखी हैं। अजीत, कैसे देख रहे हैं आप इन स्टॉक्स को? देखिए, इनमें एक और स्टॉक जो मेरा जहां पे ध्यान जा रहा है वो स्नाइडर पे। अगर आप इसको स्टॉक को देखेंगे तो काफी टाइम से एक डोरमेंट पोजीशन में था। आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऑलमोस्ट 8 लाख शेयर का एवरेज काम होता है, करीब 25 लाख शेयर का आज काम ऑलरेडी हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपने बेस के पास है अभी भी, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दिख रहा है। तो अगर आप पोजिशनली किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आई गेस ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 105 का स्टॉप आप मेंटेन करेंगे और कंसिडरिंग के प्रीवियस स्विंग्स में इसने 135 140 तक के लेवल्स बहुत इजीली टेस्ट किए हैं, तो वही आपके टारगेट एरिया होंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड इज आल्सो फेवरेबल, तो स्नाइडर को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं कंसिडरिंग दिस न्यूज़। आपका व्यू क्या होगा? स्टॉक्स लाइक सीमेंस, थर्मैक्स, ग्रीव्स कॉटन, हम देख रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से बजिंग भी थे, ये भी एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है जिसकी वजह से कुछ एंटिसिपेशन में ऑलरेडी स्टॉक्स में मोमेंटम था। अभी फिलहाल किस तरह के व्यूज निकल कर आ रहे हैं इन स्टॉक्स में आपके? रोहित, could you unmute yourself and speak? Yeah.
जी सो आई थिंक एलटी पे आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। लार्सन एंड टोब्रो की मैं बात करूं तो बिकॉज काफी अच्छे सपोर्ट से अपने 200 ईएमए से एक बाउंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक्सटेंशन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अगेन क्लियरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं हर्डल की बात करूं तो 1800 के करीब करीब इसमें हर्डल है, और उस जैसे ही 1800 क्रॉस करेगा यहाँ से आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। तो एलटी के अंदर काफी अच्छा बेस जो बन चुका है, वो करीब करीब 1720 का जो बेस है वो आपका स्टॉप लॉस का भी काम करेगा। तो ऑन इमीडिएट बेसिस जो स्टॉप लॉस रहेगा 1720 का रहेगा, फर्स्ट टारगेट 1800 का रहेगा, और जैसे 1800 के ऊपर एलटी निकलेगा मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद एलटी आई थिंक ग्रीव्स क्वार्टर पे भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। काफी बढ़िया ब्रेकआउट्स हम लोग को लास्ट टाइम देखने को मिले थे, वापस एक रीटेस्ट होने के बाद में एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हम लोग को कल के सेशन में देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको ग्रीव्स कॉटन के अंदर भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। 177 आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और जब तक 177 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव आपको करीब करीब ऑन इमीडिएट बेसिस 220 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है एलटी और ग्रीव्स कॉटन के अंदर। राइट अजीत, टाटा मोटर्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है गिवन द फैक्ट कि प्राइस हाइक्स हो रहे हैं? 550 वाला अगर 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, 550 वाला 400 के नीचे चला गया था एक टाइम पे, आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वापस 440 की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट 550 वाला 400 के नीचे 30% अच्छा फॉल होता है। अजीत, क्या व्यू है टाटा मोटर्स पे? देखिए अजय, डेफिनेटली करेक्शन काफी हेल्दी रहा है। इनफैक्ट कुछ टाइम के लिए ही सही, बट इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी पेनिट्रेट किया, सब 400 लेवल्स गया, बट रिकवरी भी काफी स्ट्रांग आई है पिछले करीब 6-7 दिनों में। और मुझे लगता है कि नियर टर्म अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो 460 एक जरूर एक हर्डल की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि एक कंसोलिडेशन का लोअर बैंड है जहां इसने काफी टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो शॉर्ट टर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी आपका रूम है, करीब 25 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो 420 के स्टॉक के साथ 460 तक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। पोजिशनली अगर प्ले करना है तो बजाज ऑटो इज अ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक विद इन दी ऑटो स्पेस, जहां पे कि काफी ज्यादा कम गिरावट थी और रिकवरी भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। रोहित, आपसे मैं आईटीसी एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि कुणाल ने इससे बात की है थोड़ी बहुत। आईटीसी में खास बात ये हो रही है कि आज जो 250 का लेवल उसने हिट किया है वो अक्टूबर नवंबर के पीरियड में लास्ट था, तो काफ़ी ज़बरदस्त टर्मोइल को क्रॉस करता हुआ एचयूएल और बाकी सारे कंज्यूमर स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करके आज 250 के पार जा रहा है। इसमें बात ये होती है कि भाई डीमर्जर कब होगा नॉन सिगरेट बिजनेस का, जहाँ पे बहुत वैल्यू है। अगर वो होता है तो 500 रुपये की बात आती है और बड़े बड़े लेवल्स आते हैं। ये जो पैटर्न बन रहा है कि ये एक रफ मार्केट को धीरे धीरे क्लाइम करके अच्छे वॉल्यूम की तरफ 5 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे है, क्या ये इस बार बाकी के और यहाँ से हाई लेवल अटेम्प्ट करता हुआ केस बन रहा है क्या इसमें? क्योंकि एक बार पहले भी ये 260 270 आके ऑल द वे 210 तक जा चुका है। बिल्कुल अजय, देखिए अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इंटरेस्टिंग बात आईटीसी की जो मुझे देखने को मिल रही है वो एक वी शेप रिकवरी। अगर आप देखेंगे जो 200-210 का जो लेवल था वहां से टच करने के बाद में कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स है, 1 से 2 कैंडल अगर आप इग्नोर कर दे तो पूरे सेशंस जो है वो पॉजिटिव सेशंस रहे हैं थ्रू आउट दी फ्रॉम 210 लेवल्स। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग है काफी अग्रेसिव बाइंग है, और अग्रेसिव बाइंग इतना जल्दी थमने का नाम नहीं लेती है। जो अगर मैं हर्डल्स की बात करूं ऊपर के साइड में तो 262-265 के जोन में ऑन इमीडिएट बेसिस प्रीवियस स्विंग हाईज बने थे, जो कि इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट स्टॉप आपको आईटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है वो 265 के करीब देखने को मिल सकता है, और जैसे 265 क्रॉस करेगा फिर एक बड़ा ब्रेकआउट हम लोग को चार्ट्स पर वापस देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड करके चलिए, कोई भी अगर डीप आती है वापस 240 के करीब तो आप वापस से फ्रेश अकोमुलेट करके चल सकते हैं स्टॉक्स को। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर किसी के पास में है तो 240 ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 265 रहेगा, और जैसे 265 क्रॉस करेगा फिर हम लोग 300 की बात करेंगे। बाइंग काफी अग्रेसिव है, ऐसे जो बहुत रेयर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि आईटीसी के अंदर जो मोमेंटम बना है काफी समय बाद बना है, और ये मोमेंटम सस्टेन करेगा यहाँ से। ओके, आईटीसी पर ये राय आती हुई करीब 250 के लेवल्स पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड नजर आ रहा है। लेकिन एक खबर, जील इन्वेस्को विवाद मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जी एंटरटेनमेंट को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, इससे जुड़ी डिटेल्स लेकर उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बताएं।
देखिए थोड़ी लंबी कहानी है लीगल, और इसके आगे भी अब ये कहानी लीगल ही रहने वाली है काफ़ी समय तक। लेकिन शुरुआत में हम आपको बता दें कि हुआ क्या है। आज ये हुआ है कि ईजीएम को लेकर जो इन्वेस्को की मांग थी कि ईजीएम कराई जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, 10% से ऊपर उनकी शेयर होल्डिंग है, तो अगर चाहें तो ईजीएम बुलाई जा सकती है। उसको लेके एनसीएलटी में पहले इन्वेस्को जाता है और उसके बाद फिर एनसीएलटी के जब प्रोसीडिंग चल रही होती हैं उसी दौरान जी एंटरटेनमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, यानी कि एक ही जो जस्टिस बैठते हैं वहाँ पे सिंगल बेंच पे जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि ये जो ईजीएम है ये इनवैलिड है, और क्योंकि ईजीएम इनवैलिड है इसलिए इसका जो आउटकम होगा इनवैलिड होगा, इसलिए ईजीएम नहीं बुलाई जा सकती। वहीं पे इन्वेस्को का कहना था कि उनका हक है ईजीएम बुलाना, और अगर कुछ भी उसके बाद होता है, चाहे वो ईजीएम में जो भी चीज़ें इन्वेस्को चाहती है वो अगर निकल के आती है नहीं आती है वो बात का मामला है। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी के पक्ष में फैसला दिया था, जहाँ पे कि इन्वेस्को को ये ईजीएम कराने से मना कर दिया था और जो एनसीएलटी में प्रोसीडिंग्स थी वो भी ख़त्म कर दी थी। उसके बाद डिविजनल बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ये फैसला है जो सिंगल बेंच का है उसको पलट दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्को अब फिर से एनसीएलटी जा सकता है, यहाँ पे वो मांग कर सकता है, यह है जी से कि एनसीएलटी से कि वो जी को कहें कि वो ईजीएम कराएं। एक जो मौका है वो इन्वेस्को के पास खुद ईजीएम कराने का है, लेकिन इन्वेस्को पहले ही एनसीएलटी में बोल चुका है कि वो ये चाहता है कि एनसीएलटी जी को ये ऑर्डर दे, लेकिन उससे पहले 3 हफ्ते का समय है और उस 3 हफ्ते के समय में जी एंटरटेनमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डिविजनल बेंच के इस ऑर्डर को लेकर। तो यहाँ पे आगे जो भी होगा वो होगी एक लीगल बैटल, या तो जी सुप्रीम कोर्ट जाएगा जो काफ़ी हद तक लाइकली लगता है इस मामले में इसको चैलेंज करने के लिए। अगर जी नहीं जाता है फिर क्या होगा कि इन्वेस्को एनसीएलटी जाएगा और जो एप्लीकेशन लेके वो पहले गया था उसी एप्लीकेशन को लेकर वापस जाएगा एनसीएलटी के पास कि आप जी एंटरटेनमेंट को कहिए कि वो ईजीएम कराएं। तो अभी भी ये जो कानूनी लड़ाई है वो थोड़े दिन और चलने वाली है। राइट, तो क्लियरली कानूनी लड़ाई थोड़ी देर और चल सकते हैं, कुछ दिन और चल सकते हैं। उत्कर्ष, शुक्रिया इस पूरी डिटेल्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के झटके के बाद हम देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट में 4% तक की यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। रोहित, एक बार इस स्टॉक पर अपना नजरिया बताएं। हम देख रहे हैं 248 के लेवल्स पर बिकवाली का दबाव आज स्टॉक में देखा जा चुका है। मानसी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है बनकर निकल गया है 260 270 का। 200 ईएमए के नीचे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वापस से एक रिबाउंस होके हम लोग ने एक सेलिंग प्रेशर देखा है। तो मुझे लग रहा है कि एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश हो चुका है। जब तक ये स्टॉक 260 क्रॉस नहीं करेगा मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अभी सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बन चुका है। और अगर मैं नीचे के सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑन इमीडिएट बेसिस 230, 220, 235, 220 एक काफी अच्छे बेस है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक आपको कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो मेरा नजरिया है जी पे वो सेल ऑन राइज का है। एग्जिस्टिंग शॉर्ट अगर किसी के पास में है तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 235, 220 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन एट द सेम टाइम 260 जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा और कोई भी उछाल भी आती है 252, 253 के करीब करीब वापस आपको शॉर्ट करने की सलाह रहेगी सेम स्टॉप लॉस के साथ में 260 के। ऑलराइट, ठीक है। तो ये व्यू रहेगा जी एंटरटेनमेंट पर। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एफएनओ स्पेस में। हम देख रहे हैं लगातार एक स्टॉक जो लगातार आप सर्च पर ही आपको दिखाई दे रहा है वो है जीएनएफसी। फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस ये ट्रेंड में है, लेकिन ये कैटेगोरिकली ये स्टॉक अपनी मूव को अब तक बनाए हुए हैं। अजीत, जीएनएफसी क्या लेवल्स देखते हैं आप शॉर्ट टू मिड टर्म में इस स्टॉक के चार्ट्स पर? कैसा कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है? देखिए ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव है प्रियंका, यहाँ पे 500 से लेकर 800 का मूव, और इसमें बीच में मैं देख पा रहा हूँ कि 4 या 5 दिन ही ऐसे हुए हैं जहाँ पे कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई है स्टॉक में। वॉल्यूम्स बरकरार हैं इस पूरी रैली में, और क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई पे है तो अपसाइड का कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से मोमेंटम अगर आप प्ले कर रहे हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस 780 पे आ जाना चाहिए। और इसी तरीके से जब जब आपको देखेंगे थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन कर रहा है, 1-2 दिन का पॉज लेता है, तो उस दिन के लो को आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पोजीशन को होल्ड करें। एज ऑफ नाउ 780 के स्टॉक के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, अपसाइड ओपन। रोहित, इंश्योरेंस स्पेस के काउंटर्स आज फिर से आपको शॉर्ट्स कवर होते दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हो, वहां पर आपको आज एक फिर से शॉर्ट कवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर कितना और टेक्निकल बाउंस मिल सकता है चार्ट्स पर अगर इन दोनों काउंटर्स का आप एक चार्ट चेक करें? प्रियंका देखिए अगर मैं ऐसी जीआई की बात करूं तो एक काफी अच्छे फॉल के बाद में एक कहीं ना कहीं
आपको टेक्निकल बाउंस दिख रहा है, बट अगेन ऊपर के साइड में जब तक ये स्टॉक 1280 क्रॉस नहीं करेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा कन्विक्शन नहीं बनेगा। तो ऑन इमीडिएट बेसिस 1280 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करेगा, और जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा फिर हम लोग 1400 की बात करेंगे। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे 1280 1300 का लेवल निकले वापस आपको वहां पर आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि वहां पर बाय करने की सलाह रहेगी, बट करंट लेवल्स पर थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर मैं HDFC लाइफ की अगर मैं बात करूं प्रियंका, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। अगर दोनों स्टॉक में से मुझे चूज करना रहेगा तो डेफिनेटली मैं HDFC लाइफ के साथ में जाना चाहूंगा। सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम लोग को 2 दिन पहले देखने को मिला था, आज भी एक पॉजिटिव कैंडल है। और अगर इमीडिएट बेसिस पे मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 515 का एक छोटा सपोर्ट काफी अच्छे से बन चुका है, जो कि स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, तो HDFC लाइफ में रहेगी। 515 का जो रहेगा आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना रहेगा, और जब तक 515 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है करीब करीब 550 555 तक। तो HDFC लाइफ के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट ICICI लोम्बार्ड के अंदर, ICICI GI के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ऑलराइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। समय हो गया है भसीन साहब से भी कनेक्ट करने का, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली सेकेंड हाफ में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रिकवरी करवा दी और क्रूड को भी धकेल दिया ऊपर के लेवल से। उन्होंने सुबह ही बोला था। भसीन साहब, गजब हो गया ये तो। सेकेंड हाफ में क्या सॉलिड रिकवरी आई है। कहिए अजय जी, ईडी स्वदेश देखिए, और सुबह ही आपको कहा था 12:30 के बाद बाजार घूम जाएगा। मानसी से पूछिए, प्रियंका से पूछिए, उस समय मेरा सर बाहर रखना, मेरे बाल गैप हो गए तो, लेकिन अब वापस आ गए। तो आपको फिर बोलता हूँ, 17,500 से पहले निफ्टी रुकेगा नहीं। डोंट गो बाय द न्यूज, द बायर इज द मनी। द फॉरेनर्स आर गोइंग टू पुट इन ह्यूज अमाउंट, दिस इज ऑल फॉरेन बाइंग, लेफ्ट आउट फीलिंग इज ह्यूज एंड इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ह्यूज डिक्लाइंस टू बाय। और आपके सामने 15,700 से हो गया 17,350, और अब रुकने वाला नहीं है मार्केट। अजय जी बिल्कुल। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स मुझे पता है सुबह आपने कहा था, और जिस कन्विक्शन के साथ कहा था, उस समय बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था ये स्टेटमेंट देना कि सेकंड हाफ में बाजार जो है रिवर्स लेता हुआ दिखेगा या फिर तेज़ी पकड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन DLF देखिए, आज तो हम देख रहे हैं बढ़िया तेज़ी के बीच कामकाज करता हुआ दिख रहा है। एक तो DLF रियल एस्टेट स्पेस पर अपना नज़रिया, और आज के लिए फिर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या देंगे आप। मानसी जी, कॉन्ट्रेरियन होना बड़ा मुश्किल है। आपको सुबह कहा था सीमेंट के शेयर लीजिए। 6080 वाला अल्ट्राटेक 6238 है, 6450 जाएगा। और 22,000 वाला श्री सीमेंट 22,700। ACC एंड श्री सीमेंट एंड अंबुजा ऑल हैव मूव्ड अप। लुक एट लार्सन एंड टूब्रो, मेरी टॉप पिक थी 35, 40, 45। 1820 से पहले रुकेगा नहीं लार्सन एंड टूब्रो। दैट इज अगेन गोइंग टू बी ऑन। So you have to play the local theme. अब आपके लिए 3 पिक्स हैं। DLF, Godrej are out performers according to me. As a disclosure, we have clients who have huge positions in them and we are buying those. अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, बताइए सर। सबसे पहले लीजिए GMR. I think GMR is seeing the best traffic. Aerocity is doing extremely well. 37 सवा 37 में लीजिए। 35-65 का स्टॉप लॉस, 42 का टारगेट। दूसरा मेरे को बहुत पसंद है छोटा बैंक, सिटी यूनियन बैंक। They have just expanded 78 new branches in this quarter, which is showing you that they are seeing lot of credit growth. 19 साढ़े 19 में लीजिए। 16.5 का स्टॉप लॉस, 125 से 27 का टारगेट। और मेरा फेवरेट लार्सन एंड टूब्रो 1820 का टारगेट है, 1735 का स्टॉप लॉस। संजीव जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हम नोट भी कर रहे हैं, और आप हमें दमदार अपने रिकमेंडेशंस भी बता रहे हैं। लेकिन आज FMCG स्पेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। इम्पैक्ट भी है कई सारी, और यहाँ पर कंपनियां प्राइस हाइक्स को लेकर, मार्जिन्स को लेकर परेशान होती हुई दिख रही हैं। कंजम्पशन स्पेस की अगर बात करें, वहाँ पर आपका नज़रिया क्या होगा। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। 735-40 वाला टाटा कंज्यूमर भी 760 हो गया। 800 का भाव कायम है। Please buy Godrej Consumer and Nestle. They are far too big brands to be impacted by one quarter or margins, and they are fast enough to realize those gains. साथ में let me tell you, मैंने सुबह भी कहा था metals में book कीजिए profit. Even in sugar and metals you should be starting to book profit now.
Don't play the themes which have played out because the reversals will be sharp. Look for inward looking or inward ag consumption. Consumption will see the strongest growth in this quarter because the reopening is huge and people are stepping out. ऑलराइट, साथ ही संजीव जी वेल सेट, कल आपने शुगर में, मेटल में, दोनों में ही प्रॉफिट बुक करवा दिया था. अब क्या लग रहा है आपको, अगर यहाँ से थोड़े से करेक्ट होता है शुगर स्पेस तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए, या फिर अभी आपको लगता है कि वहां एक मोमेंटम आ गया और अब मे बी वी कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस? नहीं प्रियंका, मुझे सीमेंट पे कॉन्फिडेंस है. मुझे पता है कि प्राइसिंग पावर इज विद देम, और जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है क्रूड एंड द बास्केट अलोंग विद इट will see a sharp decline. There will be resolution, and साथ में you have seen, crude cannot stick at these levels. So anything to do with derivatives of that we'll also see, and metals have seen a sharp rally. I am looking for the reverse trade, that is the inland looking trade, और वो बहुत strong होएगा. Consumption, autos, banks, these are the ones which will outperform. Can you believe 78 new branches by City Union Bank, जो एक छोटा बैंक था? So I think they are in a very sweet spot and they are going to exploit that because growth is going to come back in the next 2 quarters. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी इन रिकमेंडेशन को हम तक शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया और आज समय देने के लिए. कल फिर आपसे 10 बजे होगी मुलाकात. चलिए एक बार बाजार पर बड़े एक्सपर्ट्स का क्या रिएक्शन है ये भी समझ लेते हैं. हमारे साथ टेक्निकल पैनलिस्ट भी है, हमारे अजीत मिश्रा है, हमारे साथ रोहित श्रृंगरा है. लेकिन इस वक्त आपको एक इंपॉर्टेंट बाइट जो हम गिरी कैपिटल के वरुण दागा, उनका क्या कहना है कि बाजार के खराब माहौल के कारण जब सब जगह कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं तो कहां पर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, क्या व्यू है उनका मेटल पर या फिर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज पर? एक बार आइए वो सुनवाते हैं. They climb the wall of worry, right? So if you see in terms of the worry, we have all the bad news around us: inflation, war, and the earnings are, people are shocked that how the earnings are going to be. Multiples are high in large part of the market. So I think what can happen here, and the way we are looking at it, we are seeing the leadership churning around. So what we saw in the last decade, where you had financials and consumer stocks lead the bull market, it's very different this time. We are completely seeing that leadership move to commodities, move to IT companies. So I think where everybody is focusing may not be the place to focus, right? So I think one needs to change the way they look at these companies and probably start looking at some of the old economy and the metals and the oil companies. So it could be interesting, and frankly, they are not expensive at all, right? So it's just that nobody has owned them for the long time, and it'll be tough for people to analyze it and in fact convince their own mind that, oh, how can I own a metal company or an oil company? So it'll be interesting to see what does well. For us, creating cash is just a measure of risk control. We are, I think one thing very important is there at Girik is managing risk, and that's one thing we do well, we feel. And so what we've done is, wherever we saw risk, I'll give you an example, and we've talked about this, we like this stock, but we did get out of it. It's Zomato. And why did we get out? Because we saw there was risk. We saw NASDAQ was, it was really punishing some of these high valued IT companies. We did own it. And the reason for owning it, I mean, we owned DMart when it was very expensive. It did very well. So we are not shying off buying some of these winners, which we believe can become big. But I think what we do very well is we manage risk. So when we saw that happening in the US, we realized that, and when the price started behaving badly, we started to realize that, okay, there could be trouble here. And we managed to get out very, very early in something like a Zomato. Having said that, it's not that we don't like the story, but we really believe that, I mean, we have to keep our conviction and our biases away. And when we are managing third-party money, we have to make sure that we put risk right on top. So that's one example where we exited, and that created cash.
HDFC Bank does have some catch up to play. And I think the view there generally is that the stock took a hit for the last couple of years and it underperformed peers because it had issues with the RBI, right? So that was a huge hit to their fee income. So yes, in that sense, in the near term, they should come back. They should gather some market share. But also with HDFC Bank, there have been leadership changes. And you know what that can do to stock prices because it takes time for new leadership to also prove their mettle. So I think the outcome will really be determined by how their earnings growth shapes up. And so far, it's been good. There have been really no issues. The one point that I'd like to add over here is that there's a lot of digital disruption going on in the universe. You know, you have guys like Google Pay, PhonePe now controlling the payments environment. Can that hurt the fee income of all these private banks? That question is still to be answered. And that is a genuine threat to the longevity of these franchises. I don't believe that, these franchises are going anywhere. But I think the earnings acceleration, especially on the fee income side, may take a hit. It may not be as much as people anticipate right now. And, that fee income gives so much velocity to the earnings and so much extra ROE that if that doesn't come through, it's not such a good thing for the stock price. So in general, one has to watch out for this as to how it shapes up. I think, when you look at the consumer segment in India, there's a lot of stocks trading at that PE multiple. You find generally the whole basket has traded very expensive for the last 3 or 4 years. There are probably reasons for that. Although, we've generally stayed or shied away from the consumer basket because we couldn't justify those multiples with the kind of growth that was being offered to us. For us, generally, we are okay to pay a multiple and we're okay to pay up for a franchise if there are 2 good reasons for it. One is there is a leadership in the franchise. They're genuinely out there, number one, at what they do. Their management teams are secure and brilliant at what they do. The execution has been phenomenal. And the second very important component is earnings acceleration. So you should be seeing 60, 70, 80% kind of earnings growth over the next several years, which should surprise the street. If you remember, the last time we saw this with a consumer company, that was probably DMart after its listing. The earnings went berserk. And then what happened to the stock price? It went up like 5-6 times after IPO, which everybody thought was also very expensive. So when you look at something like Trent, the execution has been phenomenal. They've been slow and steady, and they seem to have cracked their West Side and Zudio models. So when we looked at it recently, we said, look, this looks quite appealing. And it has what most other consumer companies don't have in India, which is highly accelerated earnings growth with a leadership franchise. And there don't appear to be many threats to this leadership. So this is why we think that it trades where it trades. But also remember one thing, if the earnings triple over the next 3 years or 4 years or 5 years, whatever that period is, you pick the period, there is a good chance that this multiple won't look like it's looking today. And that generally happens with high growth stocks. राइट तो क्लियरली फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के दमदार एनालिसिस ऑन द मार्केट्स और साथ ही चलिए टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारे साथ बजाज फिनसर्व रोहित एक बार चार्ट्स को देखिए। आज अच्छी तेजी के बीच हम ट्रेड्स देख रहे हैं, बढ़त के साथ कामकाज जहां पर बनता हुआ और इनफैक्ट अगर देखें पिछले कुछ सेशंस के मूव भी इसमें अच्छे आते हुए नजर आए हैं। आपकी राय बजाज फिनसर्व पर क्या है? मानसी देखिए बजाज फिनसर्व की अगर मैं बात करूं तो 16,600 काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल का काम करेगा और जब तक उसके ऊपर जाएगा नहीं थोड़ा कन्विक्शन कम रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो आपको 16,600 का वेट करना चाहिए बजाज फिनसर्व के अंदर और जैसे ही क्रॉस करेगा आप एक अग्रेसिव बाय लेके चल सकते हैं। उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है मानसी टिल 18,300। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है अबाउट 16,600। तो फ्रेश खरीदारी जो करनी रहेगी आपको अबाउट थोड़ा रहेगा 16,600 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। उस टाइम जो टारगेट रहेगा 18,300 रहेगा और उस टाइम आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे उस महज 400 रुपए का रहेगा। तो आई थिंक 16,600 का वेट करना यहाँ पर थोड़ा लाजमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ट्विंस पे ये राय रहेगी। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर एक्शन दिख रहा है कि आपको डेरिवेटिव स्पेस में भी आप बात करें तो आज भी आपको फर्टिलाइजर स्पेस पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। आपको यहाँ पे इनफैक्ट अब फाइनेंस काउंटर्स में भी एक लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप देखें यहाँ लगभग 3%, 2.5% की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो वह आपको 1% का मूव दिखाई दे रहा है। फाइनेंस काउंटर्स, कैनफिन होम्स आपको कई दिनों के बाद, हालांकि ज्यादा तेजी नहीं है लेकिन फिर भी
भी आपको 0.5% की यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। फाइनेंस काउंटर्स लॉन्ग हो रहे हैं और अगर बैंकिंग भी यहाँ देखें तो थोड़ा सा अप मूव आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है अजीत, अब नेक्स्ट मूव जो आएगा या जो रिकवरी होगी वो फास्टर रिकवरी अब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे होना भी यही चाहिए कि अगर इंडेक्स को यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि 17,350 के लेवल को निफ्टी क्रॉस करे, सस्टेन करे और अच्छे लेवल देखने को मिले, तो वो बैंकिंग के पार्टिसिपेशन के बगैर होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज डाइवर्स ट्रेंड यूजुअली मार्केट में हमने देखा है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं लाता है व्हेन इट कम्स टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो बैंकिंग इंडेक्स यहाँ पे जिस तरीके से रिकवरी आई है फ्रॉम द डे लोज, डेफिनेटली इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है लोअर लेवल्स पे, बट अभी भी मेरे हिसाब से 37,000 का जो लेवल है उसके ऊपर थोड़ा सा एक रिलीफ हो जाएगा, एक थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ यहाँ से हम देखेंगे प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स और एनबीएफसीज को अच्छा करते हुए। तो मीनवाइल यस, सेलेक्टिवली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुछ एक स्टॉक्स जैसे चोला फाइनेंस है विद इन दी फाइनेंस स्पेस स्टिल ट्रेडिंग एट द रिकॉर्ड हाई। उसके अलावा एलआईसी में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स में डेफिनेटली आप बेट ले सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्टर 36,600 37,000 जोन, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू क्रॉस एंड सस्टेन for any meaningful sustainable move in the index in the market as well. अब ल्यूपिन पे भी अब फिलहाल जब फार्मा स्पेस चल रहा था तो जिस तरह के मूव हमने दूसरे काउंटर्स में देखी, डॉक्टर रेड्डीज मूव सिप्ला में हो, उस तरह के मूव्स आपको ल्यूपिन में नहीं देखे। लेकिन अब ल्यूपिन में अब फिलहाल आप कैसी मूव देख रहे हैं रोहित? प्रियंका, अगर लूपिंग की मैं बात करूं तो एक काफी हेल्दी करेक्शन के बाद में एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिले हैं। क्रॉसओवर भी हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। छोटे से ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं 750 के अबाव और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं माइल्डली पॉजिटिव आप कह के चल सकते हैं यहाँ से लूपिंग के अंदर। इमीडिएट सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 735 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको पॉजिटिव मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 785-800 के जोन में। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है फॉर द टारगेट्स ऑफ 785-800 ऑन द हायर साइड, और उस टाइम आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो रहेगा 735 का। ल्यूपिन पर ये नजरिया बनता हुआ दिख रहा है और हम देख रहे हैं बढ़त के साथ 756 के लेवल्स पर ल्यूपिन में कामकाज इस वक्त नजर आता हुआ। लेकिन साथ ही रोहित, एक और काउंटर है साइंट। शानदार तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डे हाई पहुंचता हुआ। साइंट का स्टॉक जो है करीब 6% की बढ़त आज के सत्र में यहाँ पर दिखा रहा है। आपकी राय 952 के लेवल्स पर क्या होगी? मानसी, आपने एकदम सही स्टॉक पकड़ा है। मैं रिकमेंड करने ही वाला था ये स्टॉक एज अ बीटीएसटी। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द लास्ट 4-5 सेशन। तो प्योरली एक बीटीएसटी कैंडिडेट बन रहा है मानसी यहाँ पर। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह है साइंट में करंट लेवल्स पर। मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 925 जो कि इसका स्टॉप लॉस रहेगा, जब तक 925 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मूव आपको जो देखने को मिल सकती है करीब 1015 तक देखने को मिल सकती है। तो जो मेरे ब्रॉडर टारगेट रहेंगे वो 1015 के रहेंगे, उसके लिए बाय करने की सलाह है। 925 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। एक बीटीएसटी कैंडिडेट बिल्कुल बन के चल सकता है यहाँ से। अजीत, आपने शॉपर स्टॉप के चार्ट्स पे देखेंगे जरा। शॉपर स्टॉप आज 8% ऊपर है और इनफैक्ट अगर हम लेगेसी रिटेलर्स की बात करें, ट्रेंड भी ईयर टिल डेट 20-22% चल चुका है। शॉपर स्टॉप को ईयर टिल डेट लेके आइए, 6 महीने का ग्राफ लेके आइए, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आई है शॉपर स्टॉप में 450 के लेवल पे। पहले इसके बारे में बताइए और इसको कंपेयर करिएगा आप जरा ट्रेंड पे भी। बिल्कुल अजय, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। इनफैक्ट अगर बात करें तो रिटेल स्पेस में जब भी हम बात कर रहे थे तो कुछ 4-5 महीने पहले तक हम इसको आउटराइटली लिस्ट में भी नहीं लाते थे। जिस तरीके से इसका एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, इफ हम 540 टू ऑलमोस्ट टू द 100 लेवल्स, बट जो ये रिकवरी आई है पिछले करीब 5-6 महीने में काफी कंसिस्टेंट बाइंग दिख रही है, बेस फॉर्मेशन हो रहे हैं और वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। ये काफी पॉजिटिव साइन है। और इसके देखते हुए ये बड़ा चीज नहीं होगा कहना कि ये 540 के जो लेवल जो प्रीवियस स्विंग हाई से अब उसको मतलब रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा नियर टर्म में। इनफैक्ट अगर आज की सेशन की मैं बात करूं तो एक करीब 2-3 महीने का कंसोलिडेशन था, करीब 300 से लेकर 400 का जोन,
उसका आज ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम्स, तो ये ऐड कर रहा है इस कंफर्मेशन में कि जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई नए बनते हुए उसकी पॉसिबिलिटी दिखेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी चाहिए और 410 वो आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा और 540 तक के टारगेट्स। ट्रेंड जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है रिटेल स्पेस में, और आप अगर इसको मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कि ऑन एवरी डिप यू शुड बाय दिस स्टॉक। अभी भी स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। पिछले करीब 6 महीने का एक कंसोलिडेशन था, करीब 1000 से लेकर 1250 की रेंज, उसको अभी ऑफलेट इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब नियर टर्म के टारगेट करीब 1450 से लेकर 1500 तक के निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारी रिकमेंडेशन बाय साइड की होगी 1200 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप और ट्रेंड में जिस तरह से हमने देखा एक बढ़त के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं और टेक्निकली चार्ट्स जो हैं और ज्यादा दुरुस्त यहाँ पर दिखेंगे। अजीत, टेक महिंद्रा यहाँ पर भी तेजी जो है बिल्कुल बरकरार है। आज के सत्र में डे हाई 1540 के लेवल्स पर 4.25% की तेजी के साथ टेक महिंद्रा में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, अभी हमने जैसे शो के दौरान पे ही स्टॉक को रिकमेंड किया था, तो अब भी वही सेम राय है कि आप 1600-1620 तक के लेवल्स के लिए डेफिनेटली यू शुड होल्ड, और स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल कर लीजिए 1520 पे। और बिरला सॉफ्ट जो कि हमने शो की शुरुआत में बात की थी फिर मिड कैप आईटी स्पेस, वो भी अपने डे हाई पे है। वहां पे भी आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 654 का, और जो रिकमेंडेड टारगेट है करीब 490-500 के, उसके लिए आप होल्ड करें। ऑलराइट, तो ये राय फिलहाल तेजी के साथ ट्रेड्स हैं और इस तेजी में और ज्यादा बढ़त के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखने की राय। डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटीज विनीत सामरे ने हमसे खास बातचीत की और बातचीत में कहा कि इस साल बाजार काफी मुश्किल रहेगा। उनके मुताबिक चुनिंदा शेयर्स में निवेश किया जा सकता है। आइए सुनते हैं। आई थिंक वॉर रिलेटेड तो काफी सारे मतलब चेंजेस रोज के बेसिस पे हो ही रहे हैं। आप क्रूड देख रहे हैं नीचे आके दोबारा से ऊपर आ चुका है, तो आई डोंट नो वेदर वॉर रिलेटेड हाउ मच पीपल आर एबल टू फैक्टर इन। बट ये मैं कहना चाहूँगा, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो पिछले एक दशक से बहुत सपोर्टिव थे, और लगभग एक दशक से, और ये सारा जो इन्फ्लेशन है, क्रूड ऑयल प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है। जो कि साल हमने 2010 से हमने 2013 के बीच में ऐसा ही माहौल देखा था, जब क्रूड ऑयल प्राइस भी ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट हाई था और इन्फ्लेशन भी हाई था। उस दौरान हमने ये देखा कि मार्केट ने बहुत संघर्ष किया रिटर्न बनाने में, बट स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न बन गए। तो आई थिंक ये जो माहौल है उसी तरह का माहौल आ रहा है। वॉर तो एक एडेड इवेंट है जो शायद हो सकता है एक आध महीने में खत्म हो जाए, बट उसके बियॉन्ड भी यदि हम देखें तो जो चीज़ें कंसर्निंग लगती हैं वो यही हैं जो आपने कही। इन्फ्लेशन इज़ अ कंसर्न जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है। तो हम इन्फ्लेशन शॉक की बात करें, लेकिन डिमांड शॉक भी आ सकता है। इसके बाद ये जो यूएस में बैलेंस शीट ये लोग घटाएंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, इसका भी इम्पैक्ट होगा लिक्विडिटी पे। सो ऑल ऑफ दीज विल इन अ वे मीन दैट मार्केट ओवरऑल में थोड़ा संघर्ष रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक एक्शन बना रहेगा। ये ऐसा माहौल पिछले अगर हम हिस्ट्री देखें तो उस हिसाब से ये माहौल बनने के पूरी शंका है, ऐसा लग रहा है। इंश्योरेंस बिजनेसेस से कई समय से चले नहीं हैं, तो वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं। आईटी सेक्टर है जहाँ पे डिमांड, आपने देखा एक्सेंचर ने रिजल्ट बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट बताया, और डिमांड मोमेंटम आई थिंक ठीक रहेगी। वहाँ पे भी वेज इन्फ्लेशन है, बट आई थिंक कंपनीज अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं। एक हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आई थिंक इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि कम रहेगा। और कुछ मेरे हिसाब से ऐसा भी है, कंजम्पशन जो डिमांड मैंने कही कि डिमांड थोड़ा स्लो लग रहा है कुछ कुछ पॉकेट्स में, बट कुछ कुछ पॉकेट्स देखने लायक भी बनेंगे, जैसे जहाँ पे ओपनिंग अप का बेनिफिट आएगा, मूवी थिएटर बिजनेसेस हो या
और भी रिटेल कंपनीज हों जहाँ पे ओपनिंग अप, बिकॉज आई थिंक ओमिक्रॉन के फियर के बाद अब धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोविड के जो क्राइसिस है वो कम हो गई है। तो आई थिंक वो उस टाइप के कंपनीज भी देखना बनते हैं जहाँ पे वो बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन, स्मॉल टिकट जो कंजम्पशन है वहाँ पे आ सकता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल प्राइसिंग पावर थोड़ा डिफरेंसिव नेचर और जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके उस सेगमेंट में ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं रोहित के पास। उनके पास एक स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है। रोहित बताएं। मानसी, जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है जुबिलियंट फूड। जुबिलियंट फूड के अंदर एक काफी हेल्दी करेक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप इसका आवरली चार्ट देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और करीब करीब अपना डे हाई को क्रॉस कर रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी काफी सब्सटेंशियल हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको जुबिलियंट फूड के अंदर एक BTST ट्रेड आप लेके चल सकते हैं। करंट रेट करीब करीब 2625 चल रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा 2575 और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकती है, पहले तो हो जाएगी 2720 और उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल है करीब करीब 2850। तो 2720 2850 ये दो बड़े टारगेट्स के लिए आप BTST भी करके चल सकते हैं, पोजिशन भी ट्रेड लेके चल सकते हैं जुबिलियंट फूड के अंदर। ऑलराइट, जुबिलियंट फूड 3% की बढ़त है यहाँ पर और यहाँ से और तेजी के अनुमान, खरीदारी करके आप चल सकते हैं। अजीत, रत्नमणि मेटल, इस स्टॉक को देखिए, शानदार तेजी के साथ स्टॉक में आज हम ट्रेड देख रहे हैं। 2540 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ 11% की बढ़त और अच्छी तेजी पर कामकाज। आपकी राय करंट लेवल्स को देखते हुए अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन है क्या रहेगी? देखिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन डेफिनेटली यू शुड होल्ड। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, कॉज 11% का मूव आज के सेशन में जो आया है वो एक रेंज का ब्रेकआउट था जहां पे 2325 के अराउंड पे यूनिक सपोर्ट का एरिया है। तो करीब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे। बट आज का जो ब्रेकआउट है वो कंफर्मेशन जरूर दे रहा है कि ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा, कॉज एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये स्टॉक में वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं प्राइस एक्शन को सपोर्ट करते हुए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन डेफिनेटली आप मेंटेन करिए। 2300 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप बात करें तो इसमें करीब 2750 से लेकर 2800 तक की पोजीशन टारगेट्स निकल के आते हैं। तो अगर फ्रेश बाई करना है तो कोई भी डिप मिले आपको 2450 से लेकर 2400 के बीच में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ इट्स आउट। बैंक के लिए काफी वेट करना होगा, 2450 तक के लेवल्स का इंतजार करें, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय। यहाँ पर अच्छी तेजी है और तेजी बरकरार रहेगी। इस बीच मोस्ट एक्टिव काउंटर्स की अगर बात करें, रोहित, SBI का स्टॉक देखें, यहाँ पर वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर देखें काफी ज्यादा एक्टिवनेस बढ़ती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स यहाँ पर आधे 1% तक की ही बढ़त है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में ही अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक ने ट्रेड लगातार किया है। क्या लगता है SBI 494 के लेवल्स पर? आई थिंक मानसी, देखिए स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर आप इसका आवरली चार्ट देखें तो अपने 200 EMA को क्रॉस किया है, जैसे कि आपने सही फरमाया, लास्ट 1-2 घंटे में काफी अच्छा मूव आया है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर 485 अब जो है नए बेस का काम करेगा और जब तक 485 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका जो प्रीवियस इमीडिएट स्विंग है तो जो था 500-504 का, वो टच होते भी देखेगा 1 से 2 सेशंस के अंदर। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 485 का स्टॉप लॉस लगा है, 504 पहला टारगेट रहेगा और जैसे ही 504 क्रॉस होगा मानसी, फिर मुझे लग रहा है कि नया मूव जो आपको 525 तक देखने को मिल सकता है। तो इन नटशेल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है। पॉजिटिव है और बिल्कुल बने रहने की राय यहाँ पर आती हुई। होटल स्पेस, अजीत, यहाँ पर आपसे एक बार राय लेना चाहूंगी क्योंकि अनलॉक थीम के चलते लगातार इस पर हम फोकस बना भी रहे हैं और इसमें रिएक्शंस भी काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। शैले होटल्स की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच करीब 13% की बढ़त यहाँ पर, इसको एक बार रिविजिट कीजिए। बताइए होटल स्पेस, टूर्स एंड ट्रैवल पर आपका फोकस क्या है और इस स्टॉक पर नजरिया टेक्निकली कैसा बन रहा है? तो देखिए, बिल्कुल, अगर इनफैक्ट इस गिरावट में अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन स्टॉक्स पे शायद उतनी ज्यादा पनिशमेंट देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं इनफैक्ट इन्होंने मार्केट के ट्रेंड के रिवर्स परफॉर्म किया, चाहे वो मल्टीप्लेक्सेस स्टॉक्स हों, चाहे वो होटल स्टॉक्स हों। और शैले में जिस तरीके से आज का मूव आया है, वॉल्यूम के साथ हम देख रहे हैं ट्रैक्शन को कंटिन्यू करते हुए और जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 295 का, उसके ऊपर निकल गया है स्टॉक। तो ये कंफर्मेशन है कि जो अब नेक्स्ट स्विंग के लिए तैयार है और नियर टर्म में मेरे हिसाब से 285 आपका एक स्टॉप लॉस रह सकता है और डेफिनेटली यहाँ पे आप करंट लेवल पे भी इसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। जो इमीडिएट टारगेट होगा करीब 340-345, ये आपका एक इमीडिएट टारगेट होगा
इन दी मल्टीप्लेक्स स्पेस आइनॉक्स वहां पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी रिकमेंडेशन होगी कि बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू रखिए और 415 बेसिकली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। प्रीवियस स्विंग हाई करीब 465 का था, उसको निकलने के बाद उसमें नया हाई 500 प्लस तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय फिलहाल मिलती हुई और इसी में रोहित इजी ट्रिप प्लानर्स को अगर देखें आज ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि अनलॉक थीम पर हम बातचीत कर रहे हैं और पिछले कुछ सेशंस में इजी ट्रिप प्लानर्स ने काफी अच्छे अपमूव्स दिखाए। क्या आपको लगता है इस गिरावट में एक बार एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है या फिर और ज्यादा कमजोरी हावी होने पर इस स्टॉक में एक बार एंटर किया जा सकता है? मानसी देखिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर है इजी ट्रिप का, तो मुझे लग रहा है कि जो ब्रेकआउट से थोड़े नीचे हुए थे 315 के करीब करीब जो ब्रेकआउट जोन थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो आपको दो हिस्सों में अपनी पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो दो हिस्से बना के चल सकते हैं। करंट लेवल्स पर आप 50% आप ट्रेड करके चल सकते हैं और कोई भी डिप आती है 315 के करीब करीब, वहां पर अपना 50% आप कॉर्पस डाल के चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इजी ट्रिप यहाँ से काफी बढ़िया मुंह दिखाने को तैयार है। ऑन इमीडिएट बेसिस अगर मैं बात करूं तो 370 400 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला है और कंसिस्टेंटली वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज होते हुए दिखा है, तो बिल्कुल बाइंग सेटअप है। करंट लेवल्स पर आधा खरीदिए, कोई भी डिप आती है 315 के करीब करीब वहां पर आप आधा खरीदिए और ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो 300 का रहेगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 370 400 के लेवल्स आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ये राय यहाँ पर बनती हुई इजी ट्रिप प्लानर्स पर। लूडलो झूठ, इस पर एक बार राय अजीत आपकी जानना चाहूंगी। आज इस स्टॉक में काफी अच्छा और दमदार एक्शन दिख रहा है और करंट लेवल्स पर जिस तरह से बढ़त के साथ कामकाज करीब 12% की तेजी 94 के लेवल्स पर 94 पर ये ट्रेड करता हुआ। जूट यान फैब्रिक से जुड़ी हुई कंपनी और पिछले सेशंस की भी अगर बात करें अच्छी तेजी के बीच पिछले 5 सेशंस में करीब 10-15% की बढ़त ये स्टॉक दिखा चुका है। क्विकली एक बार राय दीजिए। ये स्टॉक मेरे पास आएगा नहीं बिकॉज बीएससी का डेटा मेरे पास होता नहीं है, बट अगर आप इसी स्पेस में बात करें तो एबीआरएफएल को डेफिनेटली आपके फोकस में होना चाहिए। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद एक काफी अच्छी रीबाउंड और अभी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक नए मूव के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। तो 280 के स्टॉक के साथ डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 310 315 तक के टारगेट्स के लिए। ये राय मिलती हुई इस काउंटर पर। लेकिन चलिए आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और वॉल से क्लोजिंग बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज एक बहुत ही ड्रामेटिक सा डे रहा, हम कहेंगे कि अब एक हम दबाव के साथ खुले बाजार में, लेकिन 12:30 के बजे बाद आप देखेंगे रिकवरी आई। तो आप प्रेशर में जब मॉर्निंग में खुले थे तो आपको सिर्फ ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स या फिर आप ऑयल एंड गैस काउंटर्स या फिर पीएससी स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनियां वो आपको ऊपर दिखाई देते बिकॉज क्रूड में फिर से एक उबाल था। लेकिन उसके बाद हमने 12:30 के बाद हमने जिस तरह की रिकवरी दी एंड क्लियरली लेड बाय रिलायंस से रिकवरी रही, जहां पर हमने देखा कि सिर्फ रिलायंस ही अपने लोअर लेवल से लगभग 2.5% रिकवर हुआ। बैंक निफ्टी रिकवर होता है और उसके बाद हम एक अच्छा सेशन देखते हैं। और आप सेक्टर गेनर्स अगर इस वक्त देखें क्लोजिंग के वक्त जब हम देख रहे हैं तो आपको आईटी पैक सबसे हाईएस्ट गेनर दिख रहा है। आप इनफैक्ट नीचे के जो काउंटर्स देख रहे हैं इंपॉर्टेंट काउंटर्स, उसमें आपको अगर टॉप 5 गेनर्स की बात करनी होगी तो उसमें आईटी काउंटर्स, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स, बिकॉज यहाँ पेट्रोल डीजल प्राइसेस में एक हाइक आया और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ट्रिगर्स लाइक जीआरएम्स सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार कई दिनों से हम देख रहे हैं और ऑयल एंड गैस पैक पे पूरा एक इम्पैक्ट रिलायंस ने ऊपर बाजार को खींचा। बैंकिंग और फाइनेंशियल, हालांकि लास्ट 1.5 आवर लगभग लास्ट 2 घंटों में वहां पर भी आपको क्लोजिंग से पहले वहां एक रिकवरी देखने को मिली। बैंक्स भी आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए और फाइनेंस काउंटर्स में भी आपको कहीं ना कहीं तेजी दिखाई दी। तो अगर हम पहले यहाँ पर सेक्टोरल गेन्स की बात करें तो आपको क्लियरली आईटी पैक वहां आपको तेजी देखने को मिली, जो इस वक्त गेनर जो क्लोजिंग के वक्त हम क्लोज कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से हम गैप के साथ खुले थे, गैप डाउन के साथ खुले थे, वो गैप फिल कर लिया था बाजार ने लगभग 12:30 के बाद ही और उसके बाद ये रिकवरी लेड बाय दी आईटी एंड एनर्जी पैक हमने रिकवरी देखी। सो ऑटो, इंफ्रा, ये तमाम वो सेक्टर हैं जिन्होंने आज इस रिकवरी में कंट्रीब्यूट किया। ऑटो पैक में टाटा मोटर्स, क्योंकि वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स के 4th हाइक देख रही है कंपनी राउंड अबाउट इन अ ईयर, जिसका हमने क्लियरली एक सेंटिमेंटल इफेक्ट देखा। आप 3% तेजी के साथ क्लोज होते हुए टाटा मोटर्स को देख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में बीपीसीएल हो, आईओसी हो,
क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस बढ़े तो यहाँ पर हमने इम्पैक्ट देखा, ये तेज होते हुए दिखाई दिया। आप लास्ट आवर में देखेंगे तो बजाज ट्विंस ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, वहाँ पर आपको एक तेजी देखने को मिली। अगर हम थोड़े से F&O काउंटर्स की भी यहाँ बात करें तो उसमें आपको एक लगातार फर्टिलाइजर, केमिकल स्पेस वहाँ सर्च देख रहा है। आप GNFC में भी देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लगभग GNFC आप देखेंगे तो टॉप गेनर रहा आज F&O स्पेस में, और उसके अलावा दूसरे जो काउंटर्स थे उसमें टाटा मोटर्स थे और तमाम दूसरे काउंटर्स फ्रॉम केमिकल स्पेस एंड ऑटो स्पेस से आपको देखने का, मिड कैप IT से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये तमाम काउंटर्स जरूर दिखाई दे आज F&O स्पेस में। लूजर्स की अगर हम बात करें तो आपको आज क्लियरली FMCG पैक पे एक बड़ा डेंट दिखाई दिया। FMCG पैक में यानी अगर निफ्टी के हम रियलिटी सबसे बड़ा ड्रैगर 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ थी, FMCG सेकेंड लूजर आपको दिखाई दिया। ब्रिटानिया की बात हो, नेस्ले की बात हो, HUL की बात हो, सभी में बिकॉज मार्जिन प्रेशर जो क्लियरली कंपनियां एनालिस्ट मीट में भी कह रही हैं, ये बात सामने निकल कर भी आ रही है, उसका प्रेशर आप सेंटिमेंटल इफेक्ट आज क्लियरली मार्केट से डिस्काउंटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन काउंटर्स की बात करनी होगी इसमें रिलायंस था, ITC था, जो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में आपको दिखाई दे रहे थे। तो ओवरऑल इट वाज फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट वाज इन प्रेशर, लेकिन रिकवरी हुई क्योंकि हम एक अहम सपोर्ट के ऊपर थे। उस सपोर्ट को 17,100 के ऊपर, 1750 और 100 के बीच ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था, इस रेंज को बाजार नहीं तोड़ा और उसके बाद ये फिर से कन्वर्ट हुआ बुलिश ट्रेंड में और उसके बाद हमने रिकवरी देखी जहां आपको 17,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ आज के लिए दिखाई दिया। सो दिस इज ऑल। ये क्लोजिंग कॉल्स में फिलहाल इतना ही। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ अजीत, रोहित शिंगरे हमारे साथ बने, अपनी ट्रेडिंग पिक्स उन्होंने स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।